Now let us understand unitary elastic demand, इकाई लोचशील मांग. It means when a given percentage change in price brings an equal percentage change in quantity demanded. जब कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के समान ही मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन हो जाता है. अगर प्राइस जो है वो 20% बढ़ी है तो डिमांड 20% कम हो गई. अगर प्राइस 10% कम हुई है तो डिमांड 10% बढ़ गई. तो परसेंटेज चेंज या प्रोपोर्शनेट चेंज जो है वो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड का सेम रहता है. नाउ लुक एट द डायग्राम. y एक्सिस पर हमने प्राइस लिया है, x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड है और ये हमारी डिमांड कब ड्रॉ हो गई. इक्वल डेल्टा p जो है आप देख रहे हैं जब प्राइस OP था तो क्वांटिटी डिमांडेड OQ थी. नाउ प्राइस हैज फॉलन टू OP1 एंड डिमांड हैज इंक्रीज्ड टू OQ1. तो हमने ध्यान क्या रखना है कि आप स्केल से मेजर करेंगे कि यहाँ पर जितना डेल्टा P है, प्राइस जितना कम हुआ है एग्जैक्टली उतना अमाउंट ही हमने डेल्टा Q की फॉर्म में लेना है. दूसरा तरीका है कि वी कैन हैव अ टेबल, तो हम उसमें टेबल से ड्रॉ कर सकते हैं. विदाउट टेबल अगर हम ड्रॉ करते हैं तो जितना ये आपने स्केल यहाँ पे लिया है PP1 का जो गैप है उतना ही QQ1 राइज शो करेंगे. मान लीजिए ये 10% कम हुआ तो ये 10% बड़ा है. सो दैट व्हेन यू जॉइन पॉइंट A and B you get a unitary elastic demand curve. Now coming to the next degree is greater than unitary elastic demand. इकाई से अधिक लोचशील मांग. Greater than unitary means when the percentage change in quantity demanded is greater than the given percentage change in price of the commodity. जब वस्तु की मांगी गई मात्रा में होने वाला प्रतिशत परिवर्तन कीमत में होने वाले प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होता है. ठीक है, ग्रेटर देन से याद रखेंगे कि क्वांटिटी डिमांडेड का चेंज ज्यादा है एज कंपेयर टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. मान लीजिए कि आपकी प्राइस 45% कम हो जाती है लेकिन डिमांड 50% बढ़ जाती है, तो प्राइस में होने वाला चेंज कम है और डिमांड में होने वाला चेंज अधिक है. We can write it like this: delta Q upon Q. This is the proportionate change in quantity demanded. This is greater than delta P upon P. This is the proportionate change in price. तो मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन अधिक है कम कीमत में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन या प्रतिशत परिवर्तन की तुलना में. अब ये डायग्राम हमने अगेन विदाउट टेबल ड्रॉ किया फ्री हैंड से. तो आप देखेंगे इनिशियल प्राइस आपका OP है जिस पर क्वांटिटी डिमांडेड OQ है, तो हमारा पॉइंट A हो गया P और Q को मिलाने से. नाउ द प्राइस हैज फॉलन टू OP1. प्राइस जो है वो OP1 हो गया. मान लीजिए ये 35% या कम हो गया और डिमांड आपकी 35% से ज्यादा 50% इंक्रीज हो गई. तो जितना आपने ये मेजर किया है डेल्टा Q से ज्यादा लेंगे because delta Q is greater than the delta P. So when you join the points A and B you get a more elastic demand curve. So greater than unitary means when there is more elastic demand curve. Coming to the next and last degree, less than unitary elastic demand. इकाई से कम लोचशील मांग. Less than unitary when the proportionate change in quantity demanded is less than the proportionate change in price. जब मांग में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन डेल्टा Q upon Q कम है डेल्टा P upon P की तुलना में, that this is कीमत में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन. मान लीजिए प्राइस आपकी 65% कम हो जाती है लेकिन डिमांड केवल 25% बढ़ती है. ठीक है, तो मांग में अनुपातिक या प्रतिशत परिवर्तन कम है कीमत की तुलना में. नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द डायग्राम. y एक्सिस पर प्राइस मेजर किया है, x एक्सिस पर हमने क्वांटिटी डिमांडेड ली है. इनिशियल प्राइस हमारा OP है और डिमांड हमारी OQ है एज यूजुअल. तो A पॉइंट आपका आ गया. नाउ द प्राइस हैज फॉलन to OP
OP1 and demand has increased to OQ1. तो आप ध्यान देंगे कि जो डेल्टा P है OP से जब डिमांड प्राइस OP1 हो गई तो डेल्टा P जो है वो लार्जर है और जो डिमांड बढ़ी है OQ से OQ1 QQ1 ये जो राइज है ये कम है इसकी तुलना में। तो मान लीजिए ये 65% हमने लिया तो ये केवल 25% है। So you get point B. So by joining these two points you get a less elastic demand curve, right? So we have 5 degrees, perfectly elastic demand, horizontal x-axis के पैरेलल है, perfectly inelastic demand जिसमें आपकी डिमांड का वर्टिकल है y-axis के पैरेलल, then unitary elastic demand जिसमें आपकी डिमांड का जिसमें परसेंटेज चेंज इन प्राइस और डिमांड बराबर है, और ग्रेटर देन जिसमें मोर इलास्टिक डिमांड है और लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड जिसमें आपकी डिमांड का लेस इलास्टिक है। Yes students, now we discuss measurement of price elasticity of demand. मांग की कीमत लोच या मांग की मूल्य सापेक्षता का माप। हमारे पास different methods हैं। We have in general 5 methods to measure the price elasticity of demand. 5 विधियां हैं जो मेन है। First is total expenditure method. नोट डाउन कर लीजिए आप। Total expenditure method कुल व्यय विधि। Second is proportionate method आनुपातिक या प्रतिशत विधि। Third is point elasticity method. Third point is point elasticity method बिंदु लोच विधि। Fourth method है arc elasticity method. Arc elasticity method चाप लोच विधि। And last is revenue method आय विधि। ये अगर आपको क्वेश्चन आता है explain the methods to measure a price elasticity of demand, अगर ये प्रश्न आ जाए एग्जाम में कि कीमत लोच को मापने की विभिन्न विधियों का वर्णन करें तो ये 5 मेथड्स आपने एक्सप्लेन करने हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि इनमें से किसी एक मेथड पे या 2 मेथड्स पर भी आपको सेपरेट क्वेश्चन आ जाए, लेकिन अगर सिंपल पूछा गया है व्हाट आर द मेथड्स टू मेजर तो यू विल एक्सप्लेन ऑल दीज मेथड्स इन ब्रीफ। आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नाउ वन बाय वन वी विल बी एक्सप्लेनिंग these 5 methods. Yes, coming to the first method, total expenditure method, कुल व्यय विधि। Let us first understand what is total expenditure. कुल व्यय। Total expenditure can be calculated or this is equal to price multiplied by the quantity purchased. किसी वस्तु पर हम कितना खर्च कर रहे हैं, हमारा कुल व्यय कितना है, जितनी उस वस्तु की हमने क्वांटिटी खरीदी है और पर यूनिट प्राइस कितना है। जैसे कि अगर प्राइस जो है वो 1 रुपी है और आपने 100 यूनिट्स खरीदी है तो उस वस्तु को खरीदने पर आपको 100 रुपीस खर्च करने पड़े, तो टोटल एक्सपेंडिचर 100 हो गया। सो कुल व्यय का अर्थ है प्राइस मल्टीप्लाइड बाय द क्वांटिटी। Right. Now there are 3 rules. You have to remember 3 rules while understanding the total expenditure method. Rule number 1. When price changes, total expenditure remains same. जब प्राइस चेंज होता है लेकिन कुल व्यय समान रहता है। It means price may increase और प्राइस में डिक्रीज। चेंज का मतलब बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। तो रूल 1 क्या कहता है, व्हेन प्राइस इंक्रीजेस टोटल एक्सपेंडिचर सेम, व्हेन प्राइस फॉल्स टोटल एक्सपेंडिचर इज सेम, नो चेंज इन द टोटल एक्सपेंडिचर। यानी कि प्राइस बढ़े या कम हो आपका कुल व्यय सेम ही रहता है। इस केस में आपकी इलास्टिसिटी जो है वो 1 होगी।
होगी। याद रखेंगे रूल नंबर 1, जब टोटल एक्सपेंडिचर चेंज नहीं होता प्राइस के चेंज होने से, तो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यूनिटरी होगी, 1 के बराबर होगी। रूल नंबर 2, when price changes and total expenditure change in the same direction, कुल प्राइस जब चेंज होता है, परिवर्तित होता है, तो कुल व्यय उसी दिशा में परिवर्तित हो जाता है। इट मींस प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, अगर प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो जाता है। दे चेंज इन द सेम डायरेक्शन। यहाँ पे हम क्वांटिटी की बात नहीं कर रहे हैं, परसेंटेज की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर सिंपली फॉलोइंग द डायरेक्शन ऑफ चेंज। सो अगर कीमत के बढ़ने से कुल व्यय बढ़ जाए और कीमत के कम होने से कुल व्यय कम हो जाए, सेम डायरेक्शन में, तो उस केस में इलास्टिसिटी 1 लेस देन 1 होगी। ठीक है, रूल नंबर 2 क्लियर हो गया। व्हेन प्राइस चेंजेस, कीमत चेंज होती है और कुल व्यय चेंज होता है लेकिन सेम डायरेक्शन में, तो इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 होगी, इकाई से कम होगी। रूल नंबर 3, when price changes and total expenditure change in the opposite direction, जब कीमत परिवर्तित होती है तो कुल व्यय परिवर्तित होगा लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा का अर्थ है कि जब प्राइस बढ़ता है तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया, और अगर प्राइस कम होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है। अपोजिट डायरेक्शन में चेंज हो रहे हैं, उस केस में आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा। सो देयर आर 3 रूल्स। इस मेथड में हमने कुछ कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम क्वांटिफाई नहीं कर रहे हैं, केवल हम डायरेक्शन ऑफ चेंज देख रहे हैं, किसकी, प्राइस की और टोटल एक्सपेंडिचर की। ठीक है, तो प्राइस चेंज होने से अगर टोटल एक्सपेंडिचर डू नॉट चेंज, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, तो इलास्टिसिटी 1 के बराबर है। अगर प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर सेम डायरेक्शन में चेंज होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, और अगर प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर अपोजिट डायरेक्शन में चेंज होता है तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 होगी। So remember the 3 rules, and with the help of these 3 rules, now with the help of this table we can plot the diagram. Total expenditure method समझ लेते हैं इसको टेबल से, ध्यान से देखेंगे। इस टेबल में 3 कॉलम्स हैं। फर्स्ट प्राइस लिया हमने, सेकंड क्वांटिटी डिमांडेड है, और फिर हमने कैलकुलेट कर लिया है टोटल एक्सपेंडिचर। प्राइस रुपीस में है, 1 2 3 से 10 तक लिया है। क्वांटिटी डिमांडेड एज पर लॉ ऑफ डिमांड, प्राइस बढ़ रहा है तो कम होगी, तो 10 9 8 7 और 1 तक। ठीक है, टोटल एक्सपेंडिचर का फार्मूला क्या है हमारा, प्राइस मल्टीप्लाइड बाय क्वांटिटी। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय 10, टोटल एक्सपेंडिचर इज 10। देन प्राइस 2 मल्टीप्लाइड बाय 9 18, then price 3 multiplied by quantity 8, total expenditure 24, and so onwards we can calculate the total expenditure column. Right, now we have to compare the first column and the last column, column number 1 and 3, यानी कि price और total expenditure। quantity demanded का कोई रूल नहीं है, इसका हमने सिर्फ total expenditure को calculate करने के लिए हमने quantity वाला column बनाया है। right, so now price and total expenditure, अब ध्यान देंगे, as the price is rising 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, total expenditure is rising, total expenditure is rising up to 30 rupees। क्योंकि प्राइस 1 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 10 है, प्राइस 2 है तो टोटल एक्सपेंडिचर 18 है, when price is 3 total expenditure is 24, at rupees 4 total expenditure is 28, at 5 it is 30। so as the price is rising from 1 2 3 4 5, total expenditure is rising from 10 18 24 28 30, right? So it means this part of the table shows that the price elasticity is less than 1, changing in the same direction. Then again when price rises from 5 to 6, the
टोटल एक्सपेंडिचर रिमेन्स सेम। आप देखेंगे ये जो पार्ट है 30 का, when price rises from 5 to 6, total expenditure is 30 and again 30। या इसको रिवर्स डायरेक्शन में कह सकते हैं, when price falls from rupees 6 to 5, total expenditure is same 30 and again 30। So for this part you can say that elasticity is equal to 1। Further, as the price is rising from 6 to 7, 8, 9 and 10, total expenditure is falling opposite direction। For this part you can say that the elasticity is greater than 1। So again the three rules, ये rule number 1 है आपका, when price rises or falls total expenditure is same, elasticity is equal to 1। Rule number 2, when price rises 1 2 3 4 5, total expenditure is rising in the same direction। इसको if reverse way में देंगे, when the price is falling 5 4 3 2 1, then the total expenditure is also falling 30 28 24 18 and 10। So rule number 2, elasticity is less than 1। Rule number 3 now, when the price is rising 7 8 9 10, total expenditure is falling, and or reversely if price is falling 10 9 8 7 6, total expenditure is rising 10 18 24 28 and 30 onwards। So it means total expenditure is price elasticity of demand is greater than 1, the rule number 3। So now we will plot this table in the form of diagram, right? Now on y-axis we have price, usually we have price, now we have price here, and x-axis generally we plot quantity demanded। Remember quantity demanded को plot नहीं करना है हमने, total expenditure को हमने plot करना है। तो x-axis पर हम लेंगे total expenditure और यहाँ पर price। तो इस डायग्राम में हम price और total expenditure के रिलेशनशिप को शो करते हुए प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को शो करेंगे। तो 1 पर 10 ये प्लॉट करते जाएंगे, आप देखेंगे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे। 8 देन 2 पर 18, then 3 it is 24, then 4 पर 28, when price is 4 total expenditure is 28, at 5 it is 30, then at 6 again it is 30, at 7 price 7 this is 28, at 8 rupees total expenditure is 24, at 9 it is 18, and at 10 it is 10। So we have got these points, 10 points, and now we join these points, okay? You get an upward rising curve from A to E and E to F. For these 2 points, this E to F, this is vertical, parallel to y-axis, and from F to J, you get a downward sloping curve. You can highlight the points. Right? तो ये आप कर्व देखेंगे, एक तरह से बैकवर्ड स्लोपिंग हो रही है from A to E, upward rising है, price is rising, total expenditure is rising, price is rising, total expenditure is upward rising means positive relationship को show कर रही है। Rule number 2 apply हो रहा है A to E। So for this part elasticity is less than 1। Then E to F, 30 30, no change in total expenditure when the price rises from 5 to 6, so elasticity is equal to 1। And from F to J, when the price is rising, from 5 6 7 8 9 10, you can watch that total expenditure is falling। जैसे कि टेबल पे आपको दिख रहा है, ये आपका 30 से 28 24 20 18 यहाँ से भी मार्क कर सकते हैं। तो ये क्वांटिटी डिमांडेड आपकी
फॉलोइंग है. So from F to J, elasticity is greater than 1. Rule number 3. So you can explain that there are 3 rules. When no change in total expenditure, elasticity is equal to 1. When total expenditure changes in the same direction, price elasticity of demand is less than 1. And when it changes in the opposite direction, price elasticity of demand is greater than 1.